हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम इंडिफरेंस कर्व का सेकंड पार्ट करेंगे और उस सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है। लेकिन प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जैसे उस दिन में मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या बताता है, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन बताता है। ये हमने डिटेल में सारा प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व टू गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है और जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। तो हमने डिटेल में पहले किया था कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ए कॉम्बिनेशन है वो क्या शो कर रहा है, एक्स गुड की 1 यूनिट एंड वाई गुड की 10 यूनिट। बी शो कर रहा है एक्स गुड की 2 यूनिट एंड वाई गुड की 7 यूनिट्स। तो ये सी, इसी तरह से सी एंड डी। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये हम लिख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर जितने कॉम्बिनेशन है ए, बी एंड सी एंड डी, तो ये जो चारों कॉम्बिनेशंस हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स मीन्स जो कॉम्बिनेशन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, जो कि कंज्यूमर को क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसमें लिखा है इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। तो आपने नेगेटिव स्लोप से आपने याद रखना है, ये बेस है आपका। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक चीज़ कम होगी और एक चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने इंडिफरेंस कर्व में पहले भी किया था। इंडिफरेंस कर्व में हमने किया था कि एक्स गुड एंड वाई गुड के कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन में एक की क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे एंड दूसरे की हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें 4 डायग्राम्स दिए हैं। तो 4 डायग्राम्स में, तो अगर आप चारों डायग्राम्स को ध्यान से देखो तो ये हमें पता है कि ये वाला जो कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व का है। तो ये और ये इंडिफरेंस कर्व की शेप नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये आपने सिंपली एक्सप्लेन कर देना कि डायग्राम वन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो एक्स गुड जो है, एक्स गुड की क्वांटिटी सिर्फ ओ क्यू ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है वाई में। तो वाई में जैसे कि एक्स गुड की क्वांटिटी ओ क्यू ही है, तो जब वाई की ओ एन है, उसके बाद एक्स गुड की फिर अगेन क्या है, ओ क्यू है, लेकिन वाई की क्या हो गई, ओ एन 1 हो गई। तो वाई की क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड। सो ये जो है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नहीं होगा, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो सेकंड डायग्राम के अंदर भी आपने क्या देखना है, इसमें आप देखो ध्यान से कि एक्स गुड की क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है। एक्स गुड की क्वांटिटी जो हम लिख सकते हैं, सपोज ये m है, m1 है, m2 है, ये तो इंक्रीज हो रही है, बट देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वाई गुड, कि वाई गुड की क्वांटिटी इतनी ही है ना। यहाँ पर देखो, फिर दोबारा से यहाँ पर देखो, जब एक्स गुड की क्वांटिटी ओ एम 1 हुई तब भी एक्स वाई गुड इतनी है। फिर उसके बाद अगर ये m2 हुई है एक्स गुड की क्वांटिटी, तब भी वाई गुड की जो क्वांटिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सो ये वाली डायग्राम भी जो है वो इंडिफरेंस कर्व की नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप देखो थर्ड डायग्राम, तो थर्ड डायग्राम में भी आप देखो, थर्ड डायग्राम में क्या है कि एक्स गुड की क्वांटिटी अगर ओ एम है तो वाई की कितनी है, ओ एन है। फिर अब यहाँ देखो आप कि एक्स गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, अगर एक्स गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो वाई की भी बढ़कर कितनी हो गई है, ओ एन 1, तो ये भी बढ़ गई है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या था इंडिफरेंस कर्व में कि एक की क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे एंड दूसरे की क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो ये जो चीज है, ये यहाँ पर ये भी बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव स्लोप हो गया। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव ना होकर वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। तो यहाँ पर ये वाली डायग्राम भी इंडिफरेंस कर्व की नहीं है। उसके बाद फोर्थ डायग्राम है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें आप ध्यान से देखो कि जब x की क्वांटिटी OM है तब y की कितनी है, y की कितनी है आपकी ON। इसी तरह से जब x की क्वांटिटी कितनी है, OM1, x की अगर OM1 है तो y की कम होकर कितनी हो गई, ON1, जो कि हमने स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में ये सारी चीज की थी। तो इसी तरह से फिर x की क्वांटिटी अगर इंक्रीज हुई, OM2 हुई, तो y की क्वांटिटी जो है कम होकर ON2। मतलब यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये एक्स गुड है और इधर क्या आएगी आपकी वाई गुड। तो ये बता रहा है कि एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन वाई की क्वांटिटी क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इन 4 डायग्राम्स में मेन जो डायग्राम है आपकी इंडिफरेंस कर्व की, ये वाली आएगी। उसके बाद है आपका सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन।
तो ये हमने स्टार्टिंग में ही मीनिंग में किया था कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो कन्वेक्स टू द रीजन होती है। तो इन तीनों डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ये पता है कि एक्चुअल में जो शेप है इंडिफरेंस कर्व की यही है। तो ये शेप है, ये नहीं है और ये नहीं है, और ये क्यों नहीं है? तो इसमें आप फर्स्ट डायग्राम में देखो, जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आप इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे कि डायग्राम 1 में जो है वो क्या हो रहा है, एक्स की क्वांटिटी जो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वाई गुड की जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब आप ये इस तरह से स्लोप बनाओगे तो इसमें अगर आप ये पॉइंट लेते हो तो ये एक्स गुड की ओ एम क्वांटिटी है, वाई की कितनी है, ओ एन है। अगर आप ये पॉइंट लेते हो तो इस पॉइंट पर आप देखो एक्स गुड की क्वांटिटी ओ एम 1 है एंड वाई की जो है वो कितनी है, ओ एन 1 में पहले से कम हो गई। इसी तरह से अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ तो इस पॉइंट में देखो एक्स गुड की क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन वाई की क्या होगी, पहले से क्या हो गई, कम हो गई। सो एक्चुअल में जो शेप है इंडिफरेंस कर्व की वो कॉन्वेक्स शेप है। और आपको ये पता है, स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो शेप है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, उसके ऊपर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसलिए इसकी जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप है। उसके बाद डायग्राम 2, अगर हम डायग्राम 2 देखें तो डायग्राम 2 जो है इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये देखो कि ये जो शेप होती है वो कॉनकेव शेप होती है, और ये जो कॉनकेव शेप है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब यहाँ पर था घटती हुई, यहाँ पर है बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डिफरेंस जो था वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था। अगर हम ये वाली शेप ड्रॉ करेंगे तो इसमें आप देखो कि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे, पहले कम था फिर बढ़ गया। इसको अगर आप और लोगे तो ये पॉइंट, ये डिफरेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो है कॉनकेव शेप जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। तो इसलिए ये वाली इंडिफरेंस कर्व की शेप नहीं है। इसी तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें भी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें कि हमने किया था कि एक्स गुड की अगर मैं 1 यूनिट इंक्रीज करूंगी तो वाई की 1 ही यूनिट क्या करूंगी, डिक्रीज करूंगी। तो इसमें आप देखो कि जितना अगर ओ एम है एक्स, ये इस लाइन के ऊपर अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ तो इस पॉइंट के आप देखो कि एक्स गुड की कितनी क्वांटिटी है, ओ एम, एंड वाई की कितनी है, ओ एन। उसके बाद एक्स गुड की अगर इंक्रीज की तो जितनी हमने इंक्रीज की, सपोज ये वाला डिफरेंस देखो आप, एम से एम 1, तो जितनी मैंने इंक्रीज की उतनी ही मैंने क्या कर दी, डिक्रीज की। तो सेम डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है एंड सेम डिफरेंस के साथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर इंक्रीज की है, और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर पहले क्या होगी, इस पॉइंट पर आप देखो तो इस पॉइंट पर एक्स गुड की अगर ओ एम 1 क्वांटिटी है तो वाई गुड की कितनी हो गई, ओ एन 1। तो ये डिफरेंस देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ये डिफरेंस सेम है। उसके बाद एक्स गुड की अगर बड़ी ओ एम एम 1 से कितनी हुई, ओ एम 2 हुई। तो ये डिफरेंस देखो, अगर ये इतना बड़ा तो ये इतना ही क्या हो गया, कम हो गया। मीन्स ये डिफरेंस और ये डिफरेंस जो आपस में क्या है, सेम है। एंड इस वजह से इंडिफरेंस कर्व, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इन तीनों डायग्राम में से एक्चुअल जो शेप होगी इंडिफरेंस कर्व की वो शेप होगी, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स शेप। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका थर्ड पॉइंट। तो इंडिफरेंस कर्व जो है उन्होंने बोला है कि नेवर कट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते। आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है, एक कर्व आपने इस तरह से लेना है और एक कर्व आपने कट करता हुआ लेना है। तो आप ये देखो कि एक पॉइंट ये है और एक आप ये ले लो और एक आप ये ले लो। तो इसको करने से पहले अगर आप देखो, स्टार्टिंग में जब हमने मीनिंग किया था तो मीनिंग में हमने किया था कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, तो ये जो पॉइंट्स हैं इट इज़ गिविंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये मतलब एक ही कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, सपोज मैं अगर IC1 लेती हूँ, तो अगर मैं लेती हूँ ऑन IC1, तो IC1 के IC1 के ऊपर आप देखो, इस पॉइंट के ऊपर मैं ले लेती हूँ एक पॉइंट A और एक पॉइंट मैं ले लेती हूँ B। तो ये क्या होगा यहाँ पर कि क्या होगा यहाँ पर, A इज इक्वल टू B। IC1 के ऊपर A इज इक्वल टू B। अगर मैं IC2 लेती हूँ तो IC2 लेती हूँ तो IC2 के ऊपर आप देखो, ये देखो आप, ये है कर्व IC2। तो IC2 के ऊपर ये A भी आ रहा है और IC2 के ऊपर ये C भी आ रहा है। इट मीन्स
एक कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो A इज इक्वल टू C, मतलब IC1 अगर मैं ले रही हूँ तो IC1 के ऊपर A और B 2 पॉइंट है सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, वो आपस में इक्वल होंगे। IC2 के ऊपर A एंड C है तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हम इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम ये लें फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू C। तो वो कहते हैं कि ये B और C आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि B और C जो हैं ये दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हैं। ये B और C तभी आपस में सेम होते जब ये दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होते। अगर मैं ये कहूँ, अगर ये और ये अगर ये दोनों एक ही पर ही होते तब सिचुएशन ठीक होनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, B एंड C जो है वो दोनों ही अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर है, इसलिए ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो कैसे, जैसे कि आप देखो, अगर मैं इंडिफरेंस कर्व IC1 लेती हूँ तो IC1 के ऊपर सपोज मैंने ये A पॉइंट लिया, ये जो A पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है A कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है कि X गुड की OX क्वांटिटी एंड Y गुड की कितनी क्वांटिटी है, Y की कितनी क्वांटिटी है, OY क्वांटिटी। इसी तरह से अगर मैं एक इंडिफरेंस का ऊपर की तरफ लिया, उसके ऊपर मैंने कौन सा पॉइंट लिया, B पॉइंट लिया, तो ये B पॉइंट क्या शो कर रहा है, B कॉम्बिनेशन जो इट इज शोइंग द OX1 क्वांटिटी। OX1 X पहले X ले रहा था, अब कितनी ले रहा है, OX1 ले रहा है, एंड Y की कितनी ले रहा है, OY1। इट मीन्स जब वो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर गया तो इसका मतलब है कि वो X की भी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है एंड Y की भी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी गेन करते हैं दोनों गुड्स की, दोनों में से किसी एक की भी गेन कर सकते हैं, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो इट मीन्स उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ गया, ही इज़ गेटिंग द हायर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स अगर सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा तो हम यही कहेंगे कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो इसी तरह से अगर ये और ऊपर जाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ही इज गेटिंग मोर क्वांटिटी ऑफ X गुड एंड मोर क्वांटिटी ऑफ Y गुड। तो ये दोनों की जो है ज़्यादा क्वांटिटी जब वो लेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन इसी तरह से बोलोगे अगर वो नीचे की तरफ जाएगा, C से B की तरफ या B से A की तरफ, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, उसका कम होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच X एक्सिस नॉर Y एक्सिस, की इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो वो X एक्सिस को टच करेगा ना ही वो Y एक्सिस को टच करेगा। कहते हैं ये वाली जो सिचुएशन है वो नहीं होती। वो ये सिचुएशन क्यों नहीं होती, इस चीज़ का क्या मतलब है, अगर आप देखो ये इंडिफरेंस कर्व है, तो इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर देखो ये यहाँ पर इधर कहीं भी इधर टच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टच हो रहा है। इस टच होने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर जो है वो सारी की सारी इनकम, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टच हो रहा है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी इनकम जो है वो Y पर खर्च कर रहा है, वो X पर कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है। एंड अगर हम इस चीज़ पर आए तो इस चीज़ का ये मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो इस पर खर्च कर रहा है, वो Y पर कुछ भी खर्च नहीं कर रहा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व के अंदर जब हमने मीनिंग किया था तो मीनिंग में हम देखते हैं कि उसके अगर हम कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो हमने ये लिए थे 1, 10, 2, 7, 3, 5, तो X की भी कुछ यूनिट्स हैं एंड Y की भी कुछ यूनिट्स वो ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो X की ही सारी यूनिट्स ले रहा है या Y की बिल्कुल नहीं ले रहा, या ऐसा ही नहीं है कि वो Y की सारी ले रहा और X की कुछ नहीं ले रहा। तो ये जो है इस तरह से हम कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व ना तो वो Y एक्सिस को टच करेगा ना ही वो X एक्सिस को टच करेगा।
नेक्स्ट जो है वो है इंडिफरेंस कर्व बी में बी लीनियर और एल शेप। इंडिफरेंस कर्व की कहते हैं ये दोनों शेप्स हो सकती हैं। ये कब होंगी दोनों शेप्स? ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें ये दोनों शेप्स होती हैं। ये आप देखो कि ये स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व है। अब ये स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व जो है वो कब होगा? नॉर्मली ये होता नहीं है, लेकिन ये कब होगा? कहते हैं जब गुड्स जो है वो क्या होंगी? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स होंगे। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स जब होंगी, जैसे कि मैं ये बोल लूँ कि पेप्सी है, तो पेप्सी की जगह पर क्या ले सकते हो आप? कोक ले सकते हो। तो ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक की जगह पर बिल्कुल वैसी ही चीज़ लेनी। तो कहते हैं अगर ये वाली सिचुएशन होगी ना, तो उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा होगा आपका? ये बिल्कुल सीधी लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब कि 1 यूनिट इंक्रीज की एंड 1 यूनिट ही हमने क्या की? डिक्रीज की। तो इसलिए ये वाली जो शेप होगी वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट जब गुड्स होंगी तो उन गुड्स के केस में ही जो है ये शेप होगी, अदरवाइज ये शेप इंडिफरेंस कर्व की नहीं आएगी। इसी तरह से ये जो शेप है वो एल शेप है। तो आपने ये याद रखना कि जो एल शेप है वो कब होती है? कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री अगर गुड्स होंगी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये जो शेप होती है वो क्या होती है? एल शेप होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जिसमें कि हम ये कहें कि जिसको पूरक वस्तुएं बोलते हैं, कि जैसे कार एंड पेट्रोल, कि अगर कार हमने यूज़ करनी है तो कार के साथ हमने पेट्रोल यूज़ करना ही करना है। अगर हमने लेफ्ट शू यूज़ करना है तो उसके साथ हमने राइट शू यूज़ करना ही करना है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं ये ले लेती हूँ, एक हम ले लेते हैं लेफ्ट शू और इधर हम क्या ले लेते हैं? राइट शू। तो इसमें आप देखो ध्यान से कि इसमें अगर हमने क्या किया, IC1 के ऊपर अगर मैं ये पॉइंट ले रही हूं तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखो कि वो लेफ्ट शू 1 लेगा एंड राइट शू भी क्या लेगा? 1 लेगा। ठीक है। तो अगर इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मैं इधर राइट साइड में अगर जाऊं तो इसको आप देखो, इज इट पॉसिबल कि मैं लेफ्ट शू जो है वो तो 2 ले लूं लेकिन राइट शू मेरा 1 ही रहे? तो कहते हैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने लेफ्ट शू 2 लिए हैं तो मुझे राइट शू भी क्या लेने पड़ेंगे? 2 ही लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए उसके लिए हम क्या लेंगे? ये बी पॉइंट, IC2 के ऊपर बी पॉइंट लेंगे। तो ये जो बी पॉइंट है वो क्या शो करेगा कि अगर मैंने लेफ्ट शू 2 लिए हैं तो मुझे राइट शू भी कितने लेने पड़ेंगे? 2 ही लेने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि अगर हम इसमें आप देखो, अगर मैं IC1 के ऊपर राइट साइड में चली जाती जाऊं, मीन्स लेफ्ट शू बढ़ाती चली जाऊं एंड राइट शू में 1 ही रखूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन गलत हो जाएगी। या अगर मैं ये बोल लूं कि मैं ये जो इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर IC1 के ऊपर मैं इधर लेफ्ट साइड जाऊं, तो लेफ्ट साइड में आप देखो कि y की जो यूनिट्स हैं वो हम इंक्रीज करते चले जाएं, लेकिन x की हम 1 ही रहने दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपने याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो क्या होती है? ऑलवेज एल शेप होती है। तो ये आपके 6 to 7 पॉइंट्स हैं, ये जो कंप्लीट हो गए। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक पॉइंट ये अलग लिख दो, इसको आप ये अलग लिख दो। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। जब आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो जैसे जैसे मैंने आपको बोला है वैसे वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप इजीली हर पॉइंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो एक ही डायग्राम को आप ध्यान से बार बार देखोगे तो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स के लिए, ये आप इसको कर सकते हो। थैंक यू।